नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध रचना का प्रेरणा स्रोत है। तो राम की शक्ति पूजा जो है कृतवास रामायण पर आधारित है। कृतवास रामायण पर आधारित है और इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी है। ये राम की शक्ति पूजा का, और यह एक लंबी कविता है। लंबी कविता है। फिर अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यह मिला था इनको चिदम्बरा पर सन 1968 ईस्वी में। फिर है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में सन 1936 में हुआ था, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो मुंशी प्रेमचंद्र थे। और ये लखनऊ में हुआ था। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1935 में लंदन में हुई थी। इसके जो प्रणेता थे सज्जाद जहीर, और भारत में स्थापना 1936 में हुई थी तथा इसके कुल 6 अधिवेशन हुए। ये भी देख लीजिए, प्रथम अधिवेशन 1936 में, द्वितीय अधिवेशन 1929 कोलकाता में हुआ। तृतीय प्रगतिशील लेखक संघ ये जो है 1942 में दिल्ली में। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है दिल्ली वाला। चतुर्थ प्रगतिशील लेखक संघ 1945 मुंबई में। पंचम प्रगतिशील लेखक संघ 1949 में। षष्ठ प्रगतिशील लेखक संघ 1953 ईस्वी में, ये भी दिल्ली में हुआ था। काव्य क्षेत्र में इनमें किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं हुआ है? प्रभाकर माचवे ये प्रथम सप्तक में, शमशेर बहादुर सिंह इनका द्वितीय में, केदारनाथ सिंह ये तृतीय में, दुष्यंत कुमार ये जो है किसी सप्तक में इनका स्थान नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए तार सप्तक का दिया है कि तार सप्तक का पहला जो प्रकाशन था 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1969 ईस्वी में। इन चारों के संपादक जो थे अज्ञेय थे। फिर है, इनमें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कवि कौन रहा है? भारतीय नवजागरण का अग्रदूत तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। रामविलास शर्मा का कथन है कि नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। फिर है, शैल निर्झर न बना हतभाग्य गल नहीं सका, जो कि हिमखंड दौड़कर मिला न जल नित अंक आह, वैसा ही हूँ पाषंड। तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। श्रद्धा सर्द से ये लिया गया है। इसी तरह एक निराला की भी पंक्ति है। फिर है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनका इतना भी कथन आता है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, और उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इनका पूरा कथन है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि तुलसीदास उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं माझी न बजाओ बंशी और बसंती हवा किस काव्य संकलन में संकलित हैं? युग की गंगा, गुल मेहंदी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। तो ये सभी जो है फूल नहीं रंग बोलते हैं में समाहित हैं। और इनके जो काव्य संग्रह हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, अपूर्वा, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी।
आध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण फोर्ट विलियम कॉलेज के किस रचनाकार ने किया था? तो यह सदल मिश्र ने किया था, सदल मिश्र ने। और लल्लू लाल जो है, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये दोनों वहाँ पे भाषा मुंशी के तौर पे नियुक्त हुए थे। शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? तो ये अशोक वाजपेयी की रचना है। शहर अब भी संभावना है इनकी रचनाओं में। एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में, इतने से तत्पुरुष, थोड़ी सी जगह, घास में दुख का आसमान, ये अशोक वाजपेयी की रचनाएं हैं। और दुष्यंत कुमार की रचनाओं में साय में धूप महत्वपूर्ण रचना है। जलते हुए वन का वसंत, सूर्य का स्वागत, एक कंठ विस्पाई। फिर है कुंवर नारायण की रचनाओं में चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेशम तुम, और एक इनकी महत्वपूर्ण रचना बासरवा के बहाने। वीरेंद्र कुमार जैन की सबसे बड़ा सिपहिया, सुरेखा पर्व। निम्नलिखित में से कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी विख्यात है। इनकी रचनाओं में हिमतरंगिणी, हिमकिरीटनी, समर्पण, ये इनकी रचनाएं हैं। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया था। निम्नलिखित में यह कथन किसका है? समालोचना का सूत्रपात एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया था, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और बच्चन सिंह भी यही कथन कहते हैं। बच्चन सिंह भी हिंदी का प्रथम आलोचक बालकृष्ण भट्ट और चौधरी प्रेमघन को ही मानते हैं। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ इसका स्पष्टीकरण दिया है कि समालोचना के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह भी कहते हैं कि भट्ट जी ही हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयुक्ता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। भीतर भीतर सब रस चूसें, हंस हंस के तन मन धन मूसें, यह कथन किसका है? तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कथन है। इनकी रचनाओं में भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमासुवर्णन, प्रेमासुवर्षण और प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग। अंबिका दत्त ने कहा, जयति राज राजेश्वरी, जय 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 परमेश, अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध पंक्ति है। और प्रेमघन कहते हैं कि धन्य भूमि भारत, सब रत्नन की उपजावन, उपजावत नहीं उपजावन, ये थोड़ी सी यहाँ मिस प्रिंटिंग है। फिर है किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? ये है सुमित्रानंदन पंत। ये इन्होंने छायावाद में भी रचनाएं की और प्रगतिवाद में भी। फिर है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसकी पंक्ति है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद का। फिर अगला प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। इस महान शताब्दी पर, महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन, तो केदारनाथ सिंह की ये पंक्ति है। इनकी रचनाओं में अकाल में सारस, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। उत्तर आधुनिक कथाशिल्प का उपन्यास है, तो ये मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास हरिया हरप्लीज की हैरानी है। इनकी रचनाओं में कुरकुर स्वाहा, कसब, टाटा प्रोफेसर, हमजाद क्या। सुधा और चंदर किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये गुनाहों के देवता के पात्र हैं और ये जो है धर्मवीर भारती की रचना है।
धर्मवीर भारती की रचना है। और नदी के द्वीप, ये अज्ञेय की रचना है। सुनीता, ये जैनेन्द्र की रचना है। और नीला चांद शिव प्रसाद सिंह की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, औद्योगिकीकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है। ये मिलता है रंगभूमि में। ये मुंशी प्रेमचंद्र का ये उपन्यास है। और सभी रचनाएं जो हैं ये गोदान, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, ये चारों उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र जी के ही हैं। अब यहाँ पे विषय वस्तु दी हुई है कि गोदान में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन मिलता है। कर्मभूमि में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, दलित किसानों के उत्थान की कथा का वर्णन है। गबन में मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। तो भुवन और विक्रम, इनकी रचनाओं में इनके उपन्यास जो हैं गणकुडार, विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी, झांसी की रानी, भुवन विक्रम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो यह 1915 में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था और ये सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। और वैसे अगर देखा जाए तो इनकी प्रथम कहानी जो है वो सुखमय जीवन है जो 1911 में प्रकाशित हुई थी। क्योंकि ऑप्शन में 1911 नहीं है, 1915 है, तो यहाँ भी 1915 को ही माना गया है। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? ये है खंजन नयन। मानस का हंस, ये तुलसीदास के जीवन पर है। बूंद और समुद्र में लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। अमृत और विष में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण है। मानस का हंस में तुलसीदास के जीवन एवं व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुओं को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली में मिलते हैं, फिर देता क्या है आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह जो है कथन, ये झुनिया का कथन है, जो गोदान में होरी की बहू है। गोदान उपन्यास में होरी का पुत्र जो है वो है गोबर, और गोबर की पत्नी जो है वो है झुनिया। फिर अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यास में हैं? ये हैं श्रीलाल शुक्र के उपन्यास में। और इनका जो उपन्यास है राग दरबारी के पात्र हैं वैद्य जी। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? तो तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान, ये तीनों उपन्यास जो हैं भारत पाक विभाजन पे हैं। बलचनामा ये कहा जाता है कि नागार्जुन का उपन्यास है, और यह गोदान के आगे की कथा इसमें कही गई है। तमस जो है उपन्यास ये भीष्म साहनी का है। और आधा गांव राही मासूम रजा का है, राही मासूम रजा। और कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर की रचना है। समानांतर कहानी के प्रस्तावक कौन थे? ये कमलेश्वर थे, और प्रकाशन इसका 1972 से शुरू हुआ था। बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त
कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी 3 कहानियों में सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। फिर अगला है सुदर्शन। इसमें सुदर्शन कहानियाँ हैं। हार की जीत, कवि का चुनाव, साइकिल की सवारी, वजीर अदालत, अंधकार, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक का है, पेरिस की नर्तकी और साथ ही होली, चित्रशाला, मणिमाला और कल्लोल। फिर अगला प्रश्न है, ये प्रश्न देखने में भले ही सरल लग रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे हम, ये प्रश्न मान लिए कठिन हो जाएंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन देखते ही सिर जो है घूमने लगता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? यह कहा था बनारसी दास चतुर्वेदी ने। और उग्र की जो रचनाएं हैं, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास रंगभूमि का पात्र है। यहाँ देखिए गोदान के जो पात्र हैं, होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, और गबन में जालपा, रामनाथ, रतन, जोहरा, रंगभूमि में सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र, और कर्मभूमि में अमरकांत, समरकांत, मैना और सुखदा। निम्नलिखित में से एक कृत आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में गणमान्य नहीं है। तो ये जो है परती परिकथा, ये रेणु की रचना, सागर, लहरें और मनुष्य, और टेढ़े मेढ़े, बलचनामा, ये जो है तीनों उपन्यास आंचलिक उपन्यासों में आते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े रास्ते ये आंचलिक उपन्यासों में नहीं आता। बोलगा से गंगा किस विधा की दृष्टि से है? किस विधा की रचना है? तो ये है कथा संग्रह। ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है, बोलगा से गंगा, और ये कहानी विधा है। इनकी संस्मरणों में मेरी तिब्बत यात्रा और किन्नर देश में, यात्रा संस्मरण है, ये मात्रा लिखा हुआ है, मात्रा नहीं, यात्रा संस्मरण। फिर है अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्प्रिया उसने, इसमें थोड़ा सा छुप गया, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है? तो ये इतनी ही पंक्ति पूछी जाती है, अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन है। ये स्कंदगुप्त नाटक का जो है ये कथन है, और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, अजातशत्रु, इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक स्कंदगुप्त ही माना गया है। और इसका प्रकाशन जो होता है वो बताइएगा कमेंट करके किस सन में है। ध्रुवस्वामी इनकी जो रचना है, इसमें तलाक की समस्या और विधवा पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। कल्याणी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? कल्याणी जो है ये जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, सुवासिनी, अलका, मालविका, कल्याणी और कार्नेलिया इसमें विदेशी पात्र है। ये भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी पात्र विदेशी है? तो कार्नेलिया जो है वो विदेशी पात्र है। और ये पूछा जाता है प्रश्न कि इसमें से कौन चंद्रगुप्त के प्रति अनुराग नहीं रखती थी? तो सुवासिनी, ये द्वेष का भाव रखती थी। स्कंदगुप्त के पात्रों में कुमारगुप्त, पर्णदत्त, स्कंदगुप्त, पृथ्वीसेन, अनंत देवी, ये स्कंदगुप्त के पात्र हैं। अजातशत्रु में समुद्रदत्त, शिकारी, लुब्धक, अजातशत्रु। ध्रुवस्वामी में रामगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामी। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम गुण नहीं। ये किसका
कथन है कि ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, उनके श्रद्धा और भक्ति रचना से लिया गया है। आचार्य शुक्ल के निबंध में संकलित प्रमुख कथन जो हैं, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। ये भी महत्वपूर्ण कथन है कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है, ये भी महत्वपूर्ण कथन है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।